हेलो स्टूडेंट्स। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। हमने पिछले कुछ वीडियोस में जो सीरीज के वीडियोस थे उनमें हमने काफी फूरियर एनालिसिस और फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर इंटीग्रल के बारे में बातें की, और आज से हम बात करेंगे बेटा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की। एक्चुअली आप कहेंगे ये क्या आ गया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ना। आप लोगों ने ऑप्टिक्स पढ़ा है क्लास 12 के अंदर, तो आप कहते हैं कि हमें तो ऑप्टिक्स के बारे में पता होता है। एक्चुअली ऑप्टिक्स सिंपली हम बात करते हैं स्टडी ऑफ लाइट। ओके, वेरियस फिनोमिनाज यू कैन से स्टडी ऑफ लाइट। इसमें हम लाइट की प्रॉपर्टी की बातें करते हैं, लाइट की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें करते हैं, डिफरेंट फिनोमिनाज रिलेटेड टू लाइट की बातें करते हैं। ठीक है, अब एक्चुअली हम इस ऑप्टिक्स को भी अब दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रहे हैं। सॉरी, वन इज आई एम सेइंग फिजिकल ऑप्टिक्स, और जो दूसरा है बेटा मैं उसको बोल रहा हूं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। सेकंड को मैं क्या कह रहा हूं? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कह रहा हूं। फर्क क्या है अब हमारे पास? देखो बेटा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में वी डू नॉट कंसीडर द नेचर ऑफ लाइट। We do not consider the nature of light. We discuss different phenomena without considering the nature of light. और नेचर ऑफ जो लाइट है, ठीक है, क्या मतलब इसका? मतलब इसका मतलब है, नेचर से मेरा मतलब क्या है? वेदर इट इज वेव नेचर और इट इज ए पार्टिकल नेचर। ओके, ये बिना ये सोचे कि वो वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर है। वी जस्ट डिस्कस वेरियस फिनोमिनाज, लाइक हम इसमें बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, बात करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स रिफ्रैक्शन की, बात करते हैं हम इसके अंदर। ओके, एंड इधर जो फिजिकल ऑप्टिक्स है इसमें भी हम डिफरेंट फिनोमिनाज की बातें करेंगे, लेकिन बाय कंसीडरिंग इन दिस वी कंसीडर द नेचर ऑफ लाइट। वी कंसीडर द नेचर ऑफ लाइट। अब बात आई कि ये नेचर ऑफ लाइट क्या है। नेचर ऑफ लाइट से मेरा मतलब है यहाँ पर कि हमने देखना पड़ेगा वेदर वेव नेचर है उसकी, या उसकी क्या नेचर है बेटा? पार्टिकल नेचर है। ठीक है, जिसके अंदर हम मेनली क्या पढ़ेंगे? इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। इसके अंदर है ना, डिफ्रैक्शन की बात करेंगे आप लोग, पोलराइजेशन की बातें करेंगे आप। तो ये सब हम किसके पार्ट मानकर चलते हैं? फिजिकल ऑप्टिक्स का मानकर चलते हैं। तो हमने ऑप्टिक्स को अब दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। वन इज आवर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, अनदर वन इज फिजिकल ऑप्टिक्स। सो अब जो मैं शुरू करने जा रहा हूं आज से, अभी फिलहाल इस वीडियो में और अगले कुछ वीडियो में कंटिन्यू करूंगा मैं इसके साथ, वो क्या चीज है बेटा? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। ठीक है, जिसके अंदर विदाउट थिंकिंग कि भाई ये वेव नेचर है, ये पार्टिकल, इस कंफ्यूजन में घुसना ही नहीं है मुझे। बिना ये सोचे कि पार्टिकल नेचर है वेव, बस जस्ट मुझे तो इस चीज से मतलब है कि भाई ये क्या है हमारे पास। बस रिफ्लेक्शन है तो उससे क्या क्या इफेक्ट्स हैं, रिफ्रैक्शन है तो क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं, फिनोमिनाज हैं, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। ठीक है, सो अब हमारे पास देखिएगा इसके अंदर मैं एक टर्म बता रहा हूँ, कुछ दो चीजें और हम एक बात कर लें। देखिए, आप लोग क्लास 12th स्टैंडर्ड तक तो ये पढ़ते हैं कि जो लेंस पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल, या मिरर पढ़ते हैं, हर जगह एक कन्वेंशन डाली जाती है कि दे आर ऑफ स्मॉल अपर्चर, मींस देयर साइज इज नॉट वेरी लार्ज। ये आपने देखा, याद करो, हर जगह आपने पढ़ा है कि द लेंस इज ऑफ स्मॉल अपर्चर, मिरर इज ऑफ स्मॉल अपर्चर। आखिर ऐसा क्यों? अब हम इस बियॉन्ड द स्मॉल अपर्चर भी जाएंगे। ठीक है, एक्चुअली अगर मान लीजिए लार्ज अपर्चर है, मैं एक लेंस बना लूं समझने के लिए, थोड़ा सा मान लीजिए एक लार्ज अपर्चर का एक लेंस है, ये जो चीज होती है, ये क्या कहलाता था आपका? ये इफेक्टिव डायमीटर जो है मेरा, जो मैंने डॉटेड से दिखाया, ये अपर्चर कहलाता है, लार्ज है। ये लाइन आपको याद होगी, इस लाइन को हम बोलते थे प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा? इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सो अगर ये अपर्चर है, मान लीजिए लाइट रेज आ रही है, एक लाइट रे ये आ रही है मान लीजिए, ठीक है कि नहीं है, और एक लाइट रे मान लीजिए मेरे पास कोई और आ रही है, ये लाइट रे आ रही है। ठीक है, जो दूर है उन, ये वाली लाइट रे आ रही है, और एक मेरे पास क्या आ रही थी बेटा? ये वाली लाइट रे आ रही थी, जो ये।
तो ये जो लाइट रेज हैं जिनको मैं नंबर डाल रहा हूं 1 और 2, दीज आर क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस बेटा। तो जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पास में होंगे उन रेज को कहा जाता है पैरा एक्सियल रेज। दीज आर कॉल्ड पैरा एक्सियल रेज, दोज रेज विच आर क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बेटा। एंड द रेज विच आर अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस वो क्या कहलाती हैं आपकी मार्जिनल रेज। तो एक बार आप सोचें कि यानी क्लास 12 तक आपने कौन सी रेज पढ़ी हैं। मैंने बताया क्लास 12 में तो आपको ये पढ़ाया जाता है कि अपर्चर इज स्मॉल, ऑल्दो आप बड़ा बड़ा दिखा देते हैं समझाने के लिए, पर अपर्चर स्मॉल का मतलब क्या हो गया, ये डिस्टेंस ज्यादा है ही नहीं प्रिंसिपल एक्सिस से। तो सिर्फ आपके पास कौन सी रेज पढ़ाते हैं 12 तक, पैरा एक्सियल रेज पढ़ाते हैं बेटा, मार्जिनल रेज नहीं पढ़ती। एक्चुअली मार्जिनल रेज जब हम पढ़ते हैं तो हमारी इमेज फॉर्मेशन में एरर आ जाता है, डिफेक्ट्स आ जाते हैं, एब्रिएशंस कहेंगे हम उनको। मार्जिनल रेज जो होती है बेटा दे कॉजेज डिफेक्ट्स इन इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन में क्या होता है, इससे डिफेक्ट आ जाता है, जिनको हम क्या कहेंगे, इन डिफेक्ट्स के लिए एक वर्ड यूज होता है ऑप्टिक्स में, एब्रिएशंस। डिफरेंट डिफरेंट एब्रिएशंस हैं जो हम अगले कुछ वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम वापस आते हैं पैरा एक्सियल रेज पर। एक तो आप लोग 12 तक ये कन्वेंशन पढ़ते थे, एक ये भी कन्वेंशन पढ़ता है एंगल्स आर स्मॉल, बिकॉज हम तो कंसीडर ही पैरा एक्सियल रेज करते थे, दूर वाली रेज तो करते नहीं थे। तो दीज आर क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये जितने भी एंगल बनाएंगे बेटा, तो हमारी जब भी हम पैरा एक्सियल रेज की बात करेंगे, एंगल्स आर स्मॉल, स्मॉल एंगल्स की कॉन्सेप्ट लगाकर चलेंगे। और अगर स्मॉल एंगल्स हैं तो एक फायदा ये होता है हमारे पास, मैथमेटिक्स का एक रूल है ना, स्मॉल एंगल्स के केस में साइन थीटा को आप नियरली क्या लिख सकते हो, थीटा, और दैट कैन बी फर्दर रिटन एज टेंजेंट थीटा। साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा एंड विच इज फर्दर इक्वल टू टेंजेंट थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो विद दिस बेसिक सी नॉलेज मैंने आपको बताया है कि क्या क्या ये होती हैं। और अब इस नॉलेज के साथ लेट अस स्टार्ट स्क्रू में। मैंने कहा हम डिफेक्ट्स पर जाएंगे, एब्रिएशंस पर आएंगे, मार्जिनल रेज पर पहुंचेंगे, लेकिन कुछ टाइम बेसिक चीजें हम पैरा एक्सियल रेज के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले अब हम कुछ नया पढ़ रहे हैं जो 12 तक आपने नहीं पढ़ा। पैरा एक्सियल रेज के कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे हम। दिस इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैरा एक्सियल रेज, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैरा एक्सियल रेज। जैसे सिंपल एक पॉइंट अगर 3D में तो उसके कोऑर्डिनेट आप लिखते हो एक्स वाई जेड लिखते थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ऐसे पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हो आप, आर थीटा फाई, मैथमेटिक्स में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा फाई होता है ना। तो ये सब कोऑर्डिनेट है। ऐसे पैरा एक्सियल रेज अगर हमें रिप्रेजेंट करनी है तो पैरा एक्सियल को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा हमें दो चीजें चाहिए। ठीक है। पैरा एक्सियल को रिप्रेजेंट, अगर मान लीजिए टू रिप्रेजेंट ए पैरा एक्सियल रे वी रिक्वायर टू थिंग्स। Number one, what is its distance from the axis of the system? हमें क्या चाहिए, एक तो डिस्टेंस, अभी बना रहा था ना, एक बार दोबारा मैं डायग्राम से समझा दूं, एक बार लिख दूं मैं। डिस्टेंस ऑफ द, मुझे क्या चाहिए बेटा, रे चाहिए फ्रॉम एक्सिस ऑफ द सिस्टम, एक्सिस ऑफ द सिस्टम। जनरली एक्सिस ऑफ द सिस्टम हम एक्स एक्सिस को लेकर चलेंगे। ओके, यू कैन कंसीडर दिस एक्सिस ऑफ सिस्टम एज ए व्हाट इज दैट कॉल्ड, प्रिंसिपल एक्सिस समझ सकते हो आपकी, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया है। ओके, और दूसरा हमने क्या चाहिएगा बेटा, दूसरा हमें चाहिएगा एंगल। भाई रे ना, एक तो डिस्टेंस बता दें, एक एंगल से क्या पता लग जाएगा मुझे, उसकी डायरेक्शन पता लग जाएगी। तो दूसरा मुझे क्या चाहिए, एंगल मेड बाय रे विद एक्सिस, हम अल्फा से डिनोट करेंगे एंगल को। ओके, दो चीजें चाहिए आपको, एक तो डिस्टेंस चाहिएगी और एक क्या चाहिएगा बेटा, एंगल मेड बाय द रे विद द एक्सिस चाहिएगा। मैं अब चीजें आपको डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं कि कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं बेटा। देखो एक बार जरा मैं बात कर रहा हूं, मैं फिर से एक बार लिख रहा हूं, क्या करवा रहा हूं मैं आपको, पैरा एक्सियल रेज के कोऑर्डिनेट्स बता रहा हूं, पैरा एक्सियल रेज के कोऑर्डिनेट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो बेटा मेरे पास ही कोई एक सिस्टम है, ये एक्सिस ऑफ द सिस्टम में बोल रहा था ना अभी, ये तो क्या हो गया बेटा, एक्सिस ऑफ द सिस्टम हो गया। ठीक है, लेट अस सपोज दैट ये कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है,
ये दो कर्व्ड लाइंस दिखाई हैं, ये म्यूचुअल जरूरी नहीं है लेंस ही है, कुछ भी है, मतलब एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग मीडियम है ना, तो एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ पर होगा, एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ पर होगा बेटा, ठीक है। इस तरीके से हमने शो किया हुआ है इसको। अच्छा जी, अब मान लीजिए मेरे पास हो क्या रहा है, कोई एक रे आ रही है, मान लीजिए ये एक रे आ रही है, एक रे आ रही है, ओके, पी क्या रे आ रही है, मान लीजिए ये कुछ बैंड होगी, मैं तो एक बार दिखा देता हूँ इस रे को। मान लेता हूँ ये रेयर से डेंसर में जा रही है, तो बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल हो गई हमारे पास, ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, ठीक है, और मान लीजिए एक बार फिर यहाँ से बाहर निकली और ये रे कुछ यूं जा रही है, कहीं भी जा सकती है ना, इस तरीके से जा रही है। वो रूल्स जो भी हैं वो हम डायग्राम बनाते हुए देख लेंगे, मैंने अभी कोई नॉर्मल ड्रा नहीं किया है। वो रूल्स आपको आते हैं 10th क्लास से, 12th क्लास से, कि जब लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल, है ना, और डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दोज। मैंने जस्ट एक रे बना ली है, और अब मुझे तो सिंपल क्या समझना है, इसके कोऑर्डिनेट्स को समझना है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को समझने के लिए देखो अब मुझे क्या चाहिए, जैसे मान लीजिए मैंने कोई पॉइंट ले लिया बेटा ए, पैराक्सियल रे पे कोई एक पॉइंट ले लिया ए, तो मैंने अभी लिखा था, आप थोड़ा सा वीडियो पिछले जाकर देख सकते हैं कि आपको दो चीजें चाहिए इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए। एक क्या चाहिए आपको, एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, मान लीजिए ये डिस्टेंस y1 होगी, होगी कि नहीं होगी बताओ, ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा आपकी, y1 होगी। दूसरा, ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, या तो इसका तरीका क्या है, इसको मैं पीछे बढ़ाऊं, या एक काम कर लूं, मैं यहीं पे एक लाइट रे खींच लूं पैरेलल टू एक्सिस। मैंने क्या किया है, एक वो खींच लिया बेटा, लाइन खींच ली, बात तो एक ही है ना, आप देख सकते हो एक ही बात है। तो ये जो एंगल हो जाएगा, ये एंगल मेरे पास क्या हो जाएगा, α1। इस पॉइंट के लिए मैंने इसको क्या लिख दिया बेटा, α1 लिख लिया है। समझ में आया? आपको मैं फिर समझाता हूं क्या किया मैंने बेटा। हमने कहा कि आपको जब भी पैराक्सियल रेज के कोऑर्डिनेट्स एक्सप्लेन करने हैं तो आप उस पर एक पॉइंट लो, अब उस पॉइंट की पहले तो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, और दूसरा इस एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है ये देख लो। अब मैंने कहा एक तो तरीका ये है कि भाई मैं इसको और पीछे की तरफ ऐसे पीछे बढ़ाता और फिर एंगल ढूंढता, या फिर मैंने क्या किया, यहीं पे एक लाइन ड्रा कर ली इसके पैरेलल, तो ये एंगल बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो बेटा इस पॉइंट को जो डिफाइन करने का तरीका होगा, ए के जो अगर कोऑर्डिनेट रखें हम, तो वो हो गया ए के कोऑर्डिनेट तो वैसे y1 और एक एंगल हो गया α1, y1 और α1 हो गया। पर अगर मैं एक नई टर्म डिफाइन कर रहा हूं बेटा, एंगल की बजाय मैं डिफाइन कर रहा हूं एक नई टर्म, दैट इज ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन। आपने डायरेक्शन कोसाइंस पढ़े हैं वेक्टर्स में भी, ओके। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं, और इसको लैम्डा से डिनोट करेंगे बेटा। और ये क्या होता है, जिस मीडियम में आप हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा, एंड कोस ऑफ द 90 माइनस जो एंगल आप बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप μ1 में, अभी लिखूंगा मैं यहाँ पे, एक बार समझाऊंगा, पहले एक बार ही समझ रहे हैं। ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन 90 माइनस जो भी आपने ये बनाया है, आपकी जो रे है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, म्यू इंटू क्या बन गया बेटा आपका, साइन ऑफ अल्फा, ठीक है, म्यू इंटू साइन अल्फा। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं, मैं यहाँ पे बनाऊं तो इसका, ठीक है ना, ये चीजें हैं। तो ये α1 है, तो ये कितना हो गया मेरा, ये वाला, सॉरी 90 माइनस α1 हो गया कि नहीं हो गया। तो आप यूं भी समझ सकते हैं कि जो डिस्टेंस है उसके ही पैरेलल मैंने एंगल ले लिया, और हमने एक अजम्पशन लेनी है, पैराक्सियल रेज है बेटा। पैराक्सियल रेज कितना है, कैसा एंगल बनाती है, स्मॉल एंगल। तो स्मॉल एंगल के लिए क्या है, साइन अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, म्यू अल्फा। ये मेरा ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन है। तो अब हम, अगर मुझे ए को डिफाइन करना है, तो ए फुल फ्लैश्ड μ1 मीडियम में है, तो ए के कोऑर्डिनेट में लिखूंगा, सॉरी 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 सॉरी, ए को क्या लिखेंगे, पहले तो डिस्टेंस लिखी मैंने, ठीक है ना, और डिस्टेंस मेरे पास कितनी होगी, y1, और एक में लिखूंगा डायरेक्शन कोसाइन, ये हो जाएगा आपका λ1, वेयर λ1 हो गया आपका μ1 α1। इज इट ओके बेटा, ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन।
म्यू टाइम्स कोस ऑफ 90 माइनस अल्फा, तो ये साइन अल्फा बन गया स्मॉल एंगल, तो खत्म, बस सीधी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल को मल्टीप्लाई कर दो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। अब मैं कुछ और चीजें समझाता हूँ आपको। देखो मान लो ये है मेरे पास कौन सा, क्यू पॉइंट है। ठीक है, मैं क्यू पॉइंट पे चलते हैं। मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लूँ एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि एंगल फाइंड आउट करने मुझे एंगल के, तो अगर ये अल्फा था बेटा तो ये भी अल्फा 1 ही होगा, लेकिन अब यहाँ तो चेंज हो गया ये एंगल, ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए अल्फा 2 हो गया एंगल। ठीक है, ये अल्फा 1 हो गया और ये कितना हो गया अल्फा 2, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी होगी बेटा, y2 हो गई। अब क्यू पॉइंट ये है, ध्यान से देखो, ये है क्यू पॉइंट आपका, है ना, ये क्यू पॉइंट थोड़ा बड़ा करके मैंने इसलिए दिखाया था, मैं बात बता सकूं, दिस क्यू इज शेयर्ड बाय बोथ द मीडियम, इंटरफेस पे है कि नहीं है। अगर मैं इधर से देखूं तो भी क्यू दिख रहा है, इधर से देखूं तो भी क्यू है। तो अगर मुझे क्यू के कोऑर्डिनेट लिखने हैं अब पैराक्सियल रेज में, अभी अभी समझाया था बच्चों, ठीक है बेटा, अगर मैं इसको किस में देखता हूं, इन मीडियम फर्स्ट देखता हूं, इन मीडियम, मैं इसको यूं मानता हूं म्यू 1 का पार्ट मान लू, म्यू 1 का। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, क्यू के कोऑर्डिनेट्स देखो, हाइट चाहिए सबसे पहले y2, और साथ में क्या चाहिए होता है म्यू अल्फा, तो म्यू, अब फर्स्ट मीडियम की बात कर रहे होती है, क्या हो गया बेटा आपका म्यू 1 अल्फा 1। अगर मैं कहूं जी क्या हो, तो मैं तो इधर से देख रहा हूं, इसका पार्ट है ये, क्योंकि इट इज शेयर्ड बाय, ए में दिक्कत नहीं थी, ए वाज फुल फ्लेश्ड पार्ट ऑफ मीडियम फर्स्ट, लेकिन जो क्यू है वो तो यूं है ना, जैसे ये लेयर है, यहाँ पर पॉइंट है कोई, तो भाई ये तो इधर का भी पार्ट मान सकते हो और आप इधर का भी पार्ट मान सकते हो इसको। तो अगर मैं इसे मीडियम सेकंड में देखूंगा, म्यू 2 में देखूंगा, तो क्या होगा कोऑर्डिनेट देखो बेटा, हाइट तो वही y2 रही, लेकिन आप देखो मैंने क्या बताया, बहुत आसान है लिखना, म्यू इंटू क्या लिख लोगे अल्फा, ऐसे तो लिखते हैं म्यू इंटू अल्फा, तो म्यू कितना हो गया म्यू 2 और अल्फा कितना हो गया अल्फा 2। देख लो ये क्या के कोऑर्डिनेट्स हो गए, समझ में आ रहे हैं कुछ कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका बेटा, एक तो हाइट चाहिए और साथ में म्यू इंटू एंगल चाहिए। मान लीजिए अब यहां पर आ गया मैं, अब ये पॉइंट मान लिया मैंने आर, अगेन ये आर भी क्या है, दोनों मीडियम्स का पार्ट है, मैं यहाँ पे एक लाइन फिर से ड्रा कर दूं, हॉरिजॉन्टल लाइन, मान लीजिए दिस इज, तो अल्फा 2 ही होगा, ये और ये एंगल बराबर होंगे, अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये मान लीजिए अल्फा 3 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया अल्फा 3। तो अगर मुझे मान लीजिए अब मुझे आर के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, मैं थोड़ी स्पेस बना लूं, इजी हो जाएगा ना अपने लिए लिखना। देखो अब मैं आर के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं बेटा, मेरा समझ में आ जाना चाहिए। अगर मैं आर के कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूं बेटा, और ये आर को मैं देख रहा हूं इन मीडियम म्यू 2, अगर मैं बात कर रहा हूं मीडियम म्यू 2 के अंदर, अच्छा इसको फिर शॉर्टकट में बाद में हम लैम्बडा 1 लिख लेंगे, इसको हम क्या लिख लेंगे लैम्बडा 2, लेटर ऑन हम इसको यूं भी तो लिख सकते हैं y2, और ये क्या हो जाएगा लैम्बडा 2, लैम्बडा 1 सॉरी, और ऐसे ही क्या हो गया y2 और ये क्या हो जाएगा लैम्बडा 2, लैम्बडा की टर्म्स में लिखना चाहो तो। अब देखो बेटा इस मीडियम में देखो इधर से आर को, ये हाइट में मान लेता हूं कितनी है आपके पास, हाइट है y3, तो बता सकते हो आर के कोऑर्डिनेट म्यू 2 में, सोचो सोचो, ये तो हो गया आपका y3, बिल्कुल ठीक है, और साथ में चूंकि आप म्यू 2 में देख रहे हो, तो म्यू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 और साथ में क्या हो गया अल्फा 2, इट इज म्यू 2 अल्फा 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अगर इसी चीज को मैं म्यू 3 मीडियम में देखूं, इस वाले म्यू 3 नहीं, वापस म्यू 1 में आ गया मैं सॉरी, आर हो गया बेटा, हाइट तो वही रही भाई, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट तो एक ही है ना, y3 रहेगी, इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, हाइट तो सेम ही रहनी है इस पॉइंट की, ओके, लेकिन ये बदल गया, तो अब कितना आ गया म्यू 1 आ गया और साथ में कितना आ गया अल्फा 3 आ गया एंगल। आया कुछ समझ में, इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई कर सकते हो, एक तो हाइट चाहिए आपको और एक म्यू इनटू एंगल। जैसे मान लो एक छोटा सा जल्दी चलते चलते बस इसको फिर खत्म कर दें, यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट और मान लिया एस, मुझे अभी एस फुल फ्लेश्ड म्यू 1 का पार्ट है, इसमें दो दो पार्ट नहीं करने आपने, इसकी तरह और इसकी तरह, आपने इस ए की तरह सीधा सीधा एस एक बार लिखना है, ये चीज y4
इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो भाई ये एंगल देखो बेटा, ये α3 था तो ये भी कितना होगा α3। तो एस के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए सीधे ही, y4 हाइट μ1 और α3। देखो समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से एक बार आप देख लें, इसको नजर दौड़ा लें इसके ऊपर। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा है तो आप इसको पोज कर लें, रोक लें, चीजों को समझ में आती जाएंगे बेटा आपको, क्योंकि ये समझना ही जरूरी है। अगला टॉपिक जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो तभी तो समझ में आएगा आपको जब आपको ये सब क्लियर हो जाएगी चीजें कि हमारे पास ये भाई इस तरीके से करना है हमने। ठीक है, क्लियर है? चलो थोड़ा सा आगे देखें, आगे बढ़ाते हैं। अब हम करते हैं बेटा एक इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन और दिस इज ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन मैट्रिक्स की हम बात करेंगे। देखो ट्रांसलेशन क्या होता है बेटा, सीधी सी बात है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है हमारे पास कि एक तो लाइट सेम मीडियम में ट्रेवल करे बेटा, अगर मीडियम चेंज करता तो उसका पाथ चेंज हो जाएगा सीधा। ट्रांसलेशनल मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन की तरह होता है, ओके, जिसमें हाइट तो बदल सकती है पर डायरेक्शन नहीं बदलती। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, हम कहेंगे कि भाई a ray will undergo translational operation। हम फिजिक्स के हिसाब से तो ट्रांसलेशन ऑपरेशन हो गया। इफ लाइट ट्रेवल्स, पहली बात लाइट ट्रेवल्स इन सेम मीडियम, तो डायरेक्शन तो बदलेगी नहीं। डायरेक्शन तो कब बदलती है, जब रिफ्रैक्शन हो या किसी सरफेस से टकराए वो तो हो ही नहीं रहा है, सेम मीडियम। तो यह क्या होगा इन दिस केस, ओनली हाइट चेंजेस, नॉट डायरेक्शन। ठीक है बेटा, देखो एक बार हम बनाते हैं। मान लीजिए दिस इज द सिस्टम का एक्सिस है, ये क्या है एक्सिस, और ये देखो हो रहा है ट्रांसलेशन। मान लीजिए बॉडी मेरी पी से जो मेरी रे है वो क्या तक गई, आप देख लें डायरेक्शन नहीं बदली कहीं भी, स्ट्रेट लाइन में चलती गई, सिर्फ क्या बदल रही है हाइट। मैंने यही लिखा है इन दिस केस ओनली हाइट चेंजेस नॉट डायरेक्शन। ठीक है, मान लो मैंने पी पॉइंट ले लिया, अब मैं इस पी पॉइंट की बात कर लेता हूं। यहां से मैं देखूं, लेट अस सपोज ये हाइट y1 है, चेंज होगी ना हाइट, एक तो आपको हाइट चाहिए, y2 हो गया, और इस पूरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लूं। μ1 μ2 की तो जरूरत ही नहीं है, μ1 μ2 की तो कब जरूरत पड़ेगी आपको, जब मीडियम चेंज करेंगे। फिलहाल तो हमने मीडियम चेंज ही नहीं करना, तो मैंने इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू मान लिया है, या आप फर्स्ट मीडियम है तो कहो तो मैं इसको μ1 मानकर चल लेता हूँ। ठीक है कि नहीं है, बस। अब आ रही है यहाँ पे देखो बेटा, एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर लें, याद करो एंगल ऐसे तो बनाया था, ये क्या बन गया आपका α1 एंगल बन गया, ऐसे ही बस जस्ट दिखा, मैं इसको आगे बढ़ा, यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर दी, ठीक है ना। और इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं थोड़ा सा, कौन सा ये वाला पी क्या को मैं आगे बढ़ा दूं, ठीक है ना, तो एंगल दिख जाएगा आपको साफ साफ सा। ये क्या एंगल हो गया बेटा, ये एंगल कितना हो गया आपका α1 ही है वैसे तो, पर मैं समझने के लिए चूंकि y2 है तो मैं थोड़ी देर के लिए α2 लिख रहा हूँ। एंड नो डाउट α2 किसके बराबर है बेटा, अल्फा, क्योंकि डायरेक्शन तो बदली ही नहीं है आपके पास। ठीक है, एंड लेट अस सपोज इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, d डिस्टेंस है। ठीक है, मैं यहां से एक और कर दिया हमने ड्रा, ओके, एक वो बना लिया हमने, ट्रायंगल बना ली, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल 90 का हो गया, मैं इसको कुछ नाम और दे देता हूँ, PN नाम दे दिया मैंने। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल PN क्या हो बेटा, देखो जरा, अगर मैं पूछूं आपसे QN बाई डी, QN ये रहा और D ये रहा, तो QN बाई डी क्या बन गया, टेंजेंट बन गया, टेंजेंट α1, और एक हमारी एजम्पशन चल रही है कि एंगल्स आर स्मॉल, तो इसको क्या लिख सकते हैं
क्योंकि मैंने कहा था स्मॉल एंगल के लिए हमेशा आपके पास एक ऑप्शन होगी कि टेंजेंट थीटा को क्या लिख लें, थीटा लिख लें बेटा। तो क्यू एन मेरे पास क्या आ गया, डी अल्फा 1 आ गया, क्यू एन इज डी अल्फा 1 हो गया। ठीक है, तो अगर हम लिखें y2, डायग्राम से देखो बेटा, अगर मैं y2 लिखना चाहूं तो ये हो गया y1 यहां तक, ये तो y1 है ही है, प्लस प्लस बोलो क्यू एन। ठीक है, y1 प्लस क्यू1 क्या बन जाएगा, y2 बन जाएगा, और दिस इज y1 प्लस डी अल्फा 1। अच्छा, हमें तो खाली अल्फा 1 चाहिए ही नहीं होता, अल्फा को किससे मल्टीप्लीकेशन चाहिए होती है, म्यू से। डायरेक्शन को साइन डिफाइन करना था ना, ऑप्टिकल डायरेक्शन को साइन, तो ऑप्टिक है तो भाई म्यू भी चाहिए था, ये था म्यू अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको बेटा, म्यू 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और म्यू 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, कर सकता हूँ ना ऐसा। तो ये क्या बन गया, y2 मेरे पास बन गया देखो d अपॉन, ये वाली टर्म लिख रहा हूँ म्यू 1 बाहर, बेटा इसकी जगह लैम्बडा 1 लिख लूं, ये हो गया लैम्बडा 1 प्लस 1 इंटू y1। बताइए, ये इसको सिंपल ऐसे लिखा है अभी, अब क्योंकि हमने एक मैट्रिक्स बनाना है इसलिए मैं धीरे धीरे उसकी तैयारी कर रहा हूँ बेटा। इज ओके, d बाई म्यू 1, तो ये वाला तो ऐसे लिख लिया और इसको हमने लैम्बडा लिख लिया। और दूसरा हमारे पास क्या था, आपने कहा था लैम्बडा 2, ये लिख, लैम्बडा 2 नहीं, हाँ लैम्बडा 2 इज इक्वल टू लैम्बडा 1 हो जाएगा ना, क्योंकि म्यू भी सेम, लैम्बडा क्या है देखो, म्यू सेम अल्फा सेम, तो लैम्बडा भी क्या आएगा, सेम। तो इसको भी मैं लिखना चाहूं बेटा तो 1 इंटू लैम्बडा 1 प्लस 0 इंटू y1 लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हो, इनको इक्वेशन नंबर 2 और 3 को, 3 एंड 2 को इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखना हो, मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करना हो मैट्रिक्स फॉर्म में, तो क्या मैं यूं लिख सकता हूं, लैम्बडा 2 y2, देखते समझ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज 1 0 d अपॉन म्यू 1 1 लैम्बडा 1 y1। देखो बेटा 2 और 3 को देखें आप, क्या ये चीज और ये चीज एक ही नहीं है, अगर इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड करेंगे तो यही दो इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, बताओ। इन दोनों को जैसे ही हम एक्सपेंड करेंगे बेटा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आपके पास यही दो टर्म्स आ जाएंगे या कि नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे ना। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स बन गया बेटा, यानी देखो हम यहां से चले, अब इसका मतलब समझो क्या है, हमने एक ट्रांसलेशन ऑपरेशन लगा दिया और हम यहां पहुंच गए। हम यहां पर थे स्टार्टिंग में, ये मेरा इनपुट मैट्रिक्स कहलाएगा, ये फाइनल है मेरा, तो क्या कहलाएगा, आउटपुट मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यानी आउटपुट मैट्रिक्स जो हो गया, इसको मैं लिख रहा हूं T, और फिर क्या हो गया बेटा आपका इनपुट मैट्रिक्स। तो सारी बात समझ में कि हमने लैम्बडा 1 y1 पर ट्रांसलेशन लगाया और हम कहां पहुंच गए बेटा, आउटपुट मैट्रिक्स के ऊपर पहुंच गए। तो ये जो T बन गया, अब ये जो T बन गया, जो T बन गया हमारे पास क्या है, ये T, दिस T इज कॉल्ड आवर ट्रांसलेशनल मैट्रिक्स। कहां है, मैं यहां लिख रहा हूं अलग से, तो दिस T इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। और इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा, देखो 1 0 d बाई जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और 1। अगर मैं पूछूं आपसे कि इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा बच्चों, क्या डिटर्मिनेंट आता है ना कैलकुलेट, 1 आ गया कि नहीं आ गया, इट इज डिटर्मिनेंट इज यूनिटी 1, यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं ना ऐसे मैट्रिक्स को, जिनका डिटर्मिनेंट 1 आ जाए उन्हें क्या कहते हो, यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं। ये आ गया बेटा मेरे पास। फिर देखो मैंने एक ऑपरेशन समझाया, पहले आपको पैराक्सियल रेज की सिंपल सी प्रॉपर्टी समझाई, एंड देन आफ्टर आई टोल्ड यू कि भाई इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन ऑन ट्रांसलेशनल मैट्रिक्स निकालना था मुझे। ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि बॉडी सेम मीडियम में चले, डायरेक्शन ना बदले। हाँ, हाइट बदल सकती है, हाइट सेम भी रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं, उसके इसमें y2 y1 के बराबर हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है बहुत बड़ा। हमने मान लिया कि एक लाइट रे P से Q तक गई, P पर इसकी हाइट y1 है, यहाँ पर y2 है। एक तो आपको हाइट चाहिए होती है और एक एंगल चाहिए होता है, ये लैम्बडा 1 हो गया और ये कितना हो गया आपका, सॉरी हाँ अल्फा 1, तो ये भी क्या होगा अल्फा 1, एंगल तो सेम ही रहेंगे।
तो अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 1 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री लगाई बेटा, दिस अपॉन डी, क्या बन गया हमारे पास, टेंजेंट अल्फा 1, और भाई स्मॉल एंगल है तो अल्फा 1 लिख दिया इसको, तो क्यू एन आ गया डी अल्फा 1। तो ये पूरा y2 अगर मैं लिखूं तो ये हो गया y1 प्लस क्यू एन कितना है आपका, डी अल्फा 1 है। ठीक है, तो ये बना y1 प्लस डी अल्फा 1। फिर मैंने कहा कि हमें तो अल्फा के साथ म्यू चाहिए, तो मैंने म्यू से मल्टीप्लाई और म्यू से डिवाइड कर दिया इसको, तो y2 बना बेटा d बाई म्यू 1, इस पूरे को मैंने लिख दिया लैम्बडा 1, और यहां पर 1 है तो 1 y1, और म्यू अल्फा है तो लैम्बडा 2 इज लैम्बडा 1, तो 1 लैम्बडा 1 प्लस 0 y1 हो गया। इन दोनों को जब सोल्व करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, और ये वाली फॉर्म जो है, यानी ये तो मेरा फाइनल पॉइंट्स है ना, तो उसको क्या बोला, आउटपुट मैट्रिक्स। ये क्या मेरे स्टार्टिंग पॉइंट है, इनपुट मैट्रिक्स। तो ये क्या हो गया, ट्रांसलेशन वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया, यानी इसके ऊपर ये ट्रांसलेशन ऑपरेशन करोगे तो आप यहां पहुंच जाओगे, ये मतलब है इस चीज का। ओके, तो ये जो मैट्रिक्स बन गया इसे बोलेंगे ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, एंड इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे तो वो यूनिटी आएगा, 1 आएगा बेटा। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से समझना, क्योंकि अगला जो वीडियो होगा उसमें हम मीडियम चेंज करेंगे। मीडियम चेंज करोगे तो डायरेक्शन बदलेगी, एंगल बदलेगा, ठीक है ना, लेकिन वो तभी समझ में आएगा जब आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लेंगे।